हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हो? आज हम एक ऐसी मांगवा की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं जिस दुनिया में मार्शल आर्ट और ब्लड लाइन ही सब कुछ होती है, और हमारा एमसी ये ही इस दुनिया में रिबॉर्न होता है और वह सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड लाइन किंग ऑफ मॉन्स्टर को अवेकन करता है। क्या हमारा एमसी इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन पाएगा? तो चलिए जानते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक सेरेमनी दिखाई जाती है, जो यहाँ एक जिन इंजेक्शन सेरेमनी है जो हाई स्कूल के स्टूडेंट के लिए होती है। और हर स्टूडेंट को एक स्पेशल सीरम दी जाती है जिसमें कि अब तक के रिकॉर्ड किए गए सभी मैजिकल बीस्ट का प्राइमल जीन होता है। इन इंजेक्शन के बाद हर स्टूडेंट को उन जीन में से एक रैंडम जीन को एब्जॉर्ब करेगा और उस हिसाब से वह एक बीस्ट में अवेकन होगा। प्रोफेसर उन्हें समझा देते हैं कि इंजेक्शन के बाद उन्हें पावर के तेज फ्लो से परेशान या डरने की जरूरत नहीं, उन्हें बस शांत रहना है और इस पावर को एक्सेप्ट करना है। और बाकी के स्टूडेंट इन नई पावर से इतने ओवरफ्लो होते हैं कि वे खुद को मुश्किल से संभाल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा एमसी यही सीरम को इंजेक्ट करता है तो उसे कुछ नहीं होता है और प्रोफेसर सोचते हैं कि शायद वो सीरम ही डिफेक्ट होगी। उसी टाइम एक लड़की हमारे एमसी पर हंसने लगती है और जैसे ही वह उसे परेशान करने के लिए उसके पास आती है तो उसके अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आती है और नॉर्मल जीन की बजाय हमारे एमसी ने एक इन्फिनिटी मॉन्स्टर टेम्पलेट मिलता है जो सभी जानवरों की एबिलिटी और टेस्ट को पाने में परमिशन देता है। लेकिन तभी अचानक से उसका पूरा शरीर एनर्जी से भर जाता है और उसकी पावर पागलों की तरह बढ़ने लगती है और जो लड़की उसे परेशान कर रही थी वह कई मीटर दूर गिर जाती है। बाकी स्टूडेंट खड़े भी नहीं हो पाते और जमीन पर गिरने लगते हैं और उसकी पावर को देखकर सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि कुछ देर पहले सब उसे अल्टीमेट लूजर समझते थे और अब वहाँ उनकी आंखों के सामने उन्हें अपने पैरों के तले दबा रहा है। लेकिन तभी लाउड स्पीकर से आवाज आती है कि सभी अवेकन हुए स्टूडेंट को तुरंत ट्रेनिंग बिल्डिंग में रिपोर्ट करने के लिए कहा जाता है और अब उनके अंदर के मैजिकल बीस्ट जीन्स और मार्शल आर्ट के लेवल को एनालाइज किया जाएगा। फिर अंदर लगी मशीनें सभी स्टूडेंट को अपनी असली पावर साफ साफ दिखाएगी। अब हर स्टूडेंट एक एक करके आगे बढ़ते हैं और अपने रिजल्ट पाते हैं। फिर सिनो नाम का एक लड़का तीसरे टीयर की ब्लड लाइन स्विफ्ट स्पाइंग बग को अवेकन करता है और यह ब्लड लाइन उसे स्पीड और ताकत दोनों प्रोवाइड करती है और वो सीधे क्लास के टॉप लेवल पर ले जाती है। अब अगला नंबर सू का आता है और वह रेयर आइस ड्रैगन और डीमन को अवेकन करती है जो कि एक टॉप टीयर की ब्लड लाइन है और टीचर उसे तुरंत क्लास के फेवरेट और फ्यूचर चैंपियन की कैटेगरी में डाल देते हैं। फिर मिस लू को बुलाया जाता है, वह स्टेज 4 के नेदर स्पेरो ब्लड लाइन को अवेकन करती है और यह ऐसी डेंजरस पावर है जो पूरे शहर को खत्म कर सकती है और सिर्फ ग्रैंड मास्टर में ही ऐसी पावर को रोकने की काबिलियत है। इसी तरफ यही अपनी अवेकन डिटेल्स फिर से चेक करता है और उसे देखकर वह हैरान हो जाता है कि उसका बिस्ट सबकी तरह स्टेज 3 और 4 का क्यों नहीं बल्कि वह किसी लेटर रैंक में दिखाया गया है। वह सोचता है तो कुछ तो गड़बड़ है, चीजें मैच क्यों नहीं हो रही। आखिर में उसका नाम पुकारा जाता है। सभी स्टूडेंट सोचते हैं कि इस लड़के के अंदर से कोई धमाकेदार स्टेज या बिस्ट निकलेगा। हर कोई बड़े एक्साइटमेंट के साथ उसका रिजल्ट देखना चाहता था। वह टेस्टिंग चैम्बर के अंदर जाता है। जैसे ही वह से टेस्टिंग चैम्बर के अंदर जाता है तो उसके अंदर से एक भारी प्रेशर जैसा ऑरा फैलता है और बाहर खड़े स्टूडेंट उसे महसूस करते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे में फुसफुसाने लगते हैं और कहते हैं कि लगता है कि यहाँ अगले स्टेज में पहुंचने वाला है। लेकिन जैसे उसका रिजल्ट मशीन पर लोड होता है तो हर जगह कंफ्यूजन फैल जाता है क्योंकि ज्यादातर डेटा छिपाया गया था और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही थी और उसकी बिस्ट ब्लड लाइन अननोन दिखाई जा रही है और उसका मार्शल लेवल स्टेज 3 मार्शल डिसाइबल लेवल के दिखाई दे रहा था। कमरे में हलचल मच जाती है और चारों तरफ हंसी और फुसफुसाहट सुनाई देती है और स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कुछ लोग अननोन बिस्ट लेवल पर हंसते और कहते हैं कि इससे साबित होता है कि ये आखिर में बस एक एवरेज फेलियर है। इधर हम यही को देखते हैं, ऐसा लगता है कि उसे समझ में आ गया है कि असल में क्या हो रहा है। उसका सिस्टम दूसरों से अलग तरीके से काम करता है और टेस्टिंग मशीन उसके इन्फिनिटी मॉन्स्टर टेम्पलेट को पहचान नहीं पाती है क्योंकि यह नॉर्मल स्टेज या ब्लड लाइन टीयर के हिसाब से काम नहीं करता है। वह क्वेस्ट पूरा करके या रेपुटेशन जमा करके अपना मॉन्स्टर टेम्पलेट पूरा कर सकता है और इन्फिनिटी अपग्रेड कर सकता है और यह बात पूरी तरह से स्टेट क्लासिफिकेशन से बाहर है। यह सोचकर यही थोड़ा मुस्कुराता है और समझ जाता है कि उसकी पावर कमजोर नहीं है, बस अलग है। जब भी वह सारी कंडीशन पूरी कर लेगा तो वह बिना लिमिट के नए मॉन्स्टर टेम्पलेट पा सकता है। इसका मतलब कि एंडलेस ग्रोथ। अगर वह ठीक से प्रैक्टिस करे तो वह सभी को पीछे छोड़कर और ऊपर उठ सकता है और एंड में वो किंग ऑफ मॉन्स्टर बन जाएगा।
फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ यही अपने टीचर से घर पे पढ़ने की रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन उसका टीचर अजीब तरीके से उसे देखता है। इससे साफ पता चलता है कि उसे इस पर भरोसा नहीं है। वो सोचता है कि यही फिर से बहाना बना है ताकि वह आसानी से टाइम पास कर सके, लेकिन यही पूरी ईमानदारी से समझाता कि वह रियल में स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है और खुद को बेहतर करना चाहता है। यही जानता है कि वह बाकी सभी से बहुत पीछे, इसलिए वह एक्स्ट्रा टाइम और फोकस की ट्रेनिंग की आवश्यकता है ताकि वह दूसरों को कैचअप कर सके। टीचर उसे अवेयर करते हैं कि अगर उसके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वह एंट्रेंस एग्जाम में पास नहीं कर पाएगा, और टीचर उसे एक सलाह देते हैं कि ये साल रिपीट करे और अगले साल फिर से कोशिश करे, लेकिन यही पीछे नहीं हटता और चमकती आंखों से यही एक मौका मांगता है। वह कसम खाता है कि उसकी ब्लड लाइन उसे आगे बढ़ने के लिए सही ताकत देगी और उसे बस खुद को साबित करने का एक मौका चाहिए। आखिर में उसकी ईमानदारी और जिद धीरे धीरे टीचर के दिल तक पहुंचती है और वह उसकी बात मान लेता है, लेकिन उसे साफ साफ चेतावनी देता है कि ज्यादा उम्मीद ना रखे। यही स्कूल से निकलता है और सीधा एंचोंग वॉरियर सेंटर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में वो बताता है कि उसके पास 1 मिलियन से ज्यादा स्टार्टिंग फंड और किसी एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस पे आउट और फैमिली हाउस के लिए उसके मॉर्गेज ने उसे ये कैपिटल दी है। अब उसके सामने 2 साफ रास्ते दिखाई देते हैं, या तो वो वॉरियर की तरह ट्रेनिंग करे या तिमोरा टेम्पलर के साथ अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने के तरीके को खोजे। तभी उसकी नजर एक चीज पर टिक जाती है। उसका सिस्टम दिखाता है कि तिमोरा में 3 कैपेबिलिटी पॉइंट है जो कि सामान्य टेम्पलेट से ज्यादा हैं। यह डिटेल उसकी नजर को पकड़ लेती है और वह हर तरीके से सोचता है और एंड में एक नतीजे पर पहुंचता है। जो जीन सीरम उसे पहले इंजेक्ट किया था वही उसका कारण है। किसी तरह उसी सीरम ने उसके टेम्पलेट को बढ़ाया है और उसे एक्स्ट्रा टेम्पलेट पॉइंट दिए हैं। अब पूरा खेल बदल गया। यदि सीरम उसके टेम्पलेट की कैपेबिलिटी बढ़ा सकती है तो उसके लिए वॉरियर ट्रेनिंग पर ज़्यादा टाइम देने की जगह सीरम पर ध्यान फोकस करेगा। और यहाँ एक तेज साफ तरीका है जो उसके एंड में मॉन्स्टर टेम्पलेट के लिए अधिक सही है। यह नई समझ से भरा हुआ जीन इन्हांसमेंट सीरम खरीदने के लिए सेंटर में घुसता है और यही गेट पर अपना स्टूडेंट कार्ड स्कैन करता है, और जैसे ही वह अंदर आता है तो उसकी नजर एक चीज पर टिक जाती है। कमरा स्ट्रॉन्ग लोगों से भरा हुआ था। हर एक के चारों ओर एक भारी ओरा तैर रहा था, जैसे कि उनके अंदर की बीस्ट की परछाई बाहर आ रही हो, और ये सभी अवेकन वॉरियर थे। यही साफ महसूस कर पा रहा था कि उन सभी ने अपनी ब्लड लाइन अवेकन कर ली है। क्योंकि उसने मेड फ्लेम डेमोरा टेम्पलेट को अवेकन किया है तो उसकी लाइफ मैग्नेटिक फील्ड नामक स्पेशल एबिलिटी प्राप्त हुई है। यहाँ डेमोरा की पावरों में से एक है जो उसे जीवित लोगों को महसूस करने और उनके अंदर फ्लो करती हुई पावर को पता लगाने की एबिलिटी देता है। और अब वह हर अवेकन वॉरियर से उठती वाली हीट और प्रेशर को फील कर सकता था, और उसका खून उत्साह से खोलने लगता है क्योंकि मेड फ्लेम तिमोरा बीस्ट का किंग है। और यही भी अंदर से हर ओपोनेंट को हराने और पूरी दुनिया को जीतने की भूख महसूस कर सकता था। हालांकि वह जानता है कि वह अभी वीक है, लेकिन ये इंस्टिंक्ट इतनी गहरी है कि उसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। एक दिन वह सबसे ऊपर खड़ा होना चाहता है, और जब वह दिन आएगा तब पूरी दुनिया वास्तव में देखेगी किंग ऑफ बीस्ट की असली ताकत क्या है। तभी अचानक किसी का हाथ यही के कंधे को छूता है और वह चौंक जाता है और वह पलटता है और वहाँ पर एक स्टाइलिश औरत को खड़ा देखता है। वह कहती है कि इतनी देर तक किसी को भूलना नहीं चाहिए, और यही उससे माफी मांगता है। फिर औरत उससे हाथ मिलाती है और कहती है कि यह ठीक है, नए अवेकन लोगों के लिए कंट्रोल होना बहुत आम बात है। यह वही है जो लोग आमतौर पर शुरुआत में करते हैं। यही उससे पूछता है कि क्या वह जीन मेडिसिन खोजने में उसकी मदद कर सकती है। वह हाँ कहती है और बताती है कि जीन मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है, लेकिन यह बहुत महंगी भी है, और उसके ऊपर शरीर धीरे धीरे इसके प्रति रेजिस्टेंस भी बनाता है, जिससे आगे चलकर डोज का असर कम होता है। उसकी सलाह साफ है, इन मेडिसिन का उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब आप किसी बॉटम नेक में फंस जाएं। फिर यही पूछता है कि इसकी कीमत कितनी है। तब औरत उससे बताती है इसकी प्रेजेंट लेवल पर सिर्फ बिगनर लेवल डोज काम करेंगे और एक पोर्शन की कीमत लगभग 4 लाख येन है। ये संख्या सुनकर यही को थोड़ा झटका लगता है। यही सोचता है कि इतना पैसा होने के बावजूद भी वह 5 डोज नहीं खरीद सकता। वह थोड़ा हिचकिचाता है और पूछता है कि क्या उसे छूट मिल सकती है। औरत जोर से हंसती है और उसके हाथ में एक बिजनेस कार्ड पकड़ लेती है, और वह कहती है कि एक एक्सपीरियंस वॉरियर होने के नाते अगर वह उसका नाम बताएगा तो उसको रेफर छूट मिल सकती है। यही स्माइल करते हुए उसे थैंक यू कहता है और हाथ हिलाते हुए गुड बाय कहता है, और वह भी स्माइल करते हुए उसे शुभकामनाएं देती है। थोड़ी देर बाद उसे कोई देख रहा होता है और उसकी चमकीली आंखें उस पर टिकी होती हैं, मानो कि वह आने वाली सभी चीजों के लिए तैयार है। यही फिर अपने बचे हुए पैसों को इकट्ठा करता है और फिर वह वॉरियर की वेपन की शॉप पर जाता है, लेकिन सभी वेपन बहुत महंगे होते हैं और उसके पास कोई भी और ऑप्शन नहीं होता। वह पूरे दिन बिताने के बाद वह एंड में सभी खरीदे हुए सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट करता है, और जैसे ही
सीरम का असर शुरू होता है तो उससे स्टेक्स तेजी से बढ़ने लगते हैं और एक के बाद एक करके उसकी वैल्यू बढ़ने लगती है। म्यूटेशन उसके शरीर को लगभग टूटने की हद तक धकेल देता है और उसकी हर मसल आग की तरह जलने लगती है और फिर वो आखिरकार अपना लेवल अप कर लेता है और उसको अंदर से बहुत खुशी होती है और पहली बार उसे सच में लगता है कि वह कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में कुछ कर सकता है, क्योंकि सिर्फ चिट लाइक एबिलिटी का कोई मतलब नहीं अगर वह उस दुनिया की सभी जीनियस से आगे निकलने में मदद ना कर। और अपनी रैंक को ऊपर ले जाने के लिए अब उसका ध्यान सीक्रेट रियल्म की तरफ जाता है और ये दूसरी दुनिया जैसे जोन है जिन्हें खतरों के हिसाब से रैंक किया गया है। इसमें ई क्लास से लेकर कैटास्ट्रोफिक एस क्लास तक और एस क्लास रियल्म में इतने खतरनाक बीस्ट हैं कि अगर वे कभी बाहर आ जाए तो दुनिया को उनसे बचाने में बहुत मुश्किल होगी। और आज ये केवल एंचेंग नंबर 3 तक पहुंचा। यहाँ एक ई लेवल स्टेक रियल्म है और यहाँ स्पेशली नए लोगों के लिए बनाया गया। यही काउंटर पर जाता है और वहाँ एंट्री बुक करता है और वहाँ स्टेट डेट पर साइन करता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पोर्टल के सामने खड़ा होता है और चमकता हुआ एक एनर्जी से भरा हुआ वहाँ अपने इरादे को थाम लेता है और वहाँ किंग ऑफ बीस्ट बनने आया है और उसी सोच में वो पोर्टल के अंदर कूद जाता है और सीधा ऊर्जावान छेद में दूसरी तरफ पहुँचता है और वहाँ एक हीरो की तरह लैंडिंग करता है। वह देखता है कि रेलम उसके सामने एंडलेस फैला हुआ है, कांगलिन अवेन और ताइंग के तारों की भरी हुई एक मैसिव वर्ल्ड की तरह। उसने डेफिनेटली बुक में इसी रियलम के बारे में पढ़ा था, लेकिन अपनी आंखों से देखना कुछ अलग ही है। और यहाँ दृश्य लुभावना है और यही अभी इस सुंदर दृश्य को देख ही रहा होता है कि उसके पीछे से एक लाल क्रीचर उसे घूर रहा होता है और यहाँ एक ब्लेड फेग रेबिट है जो घास में बैठा होता है और जैसे ही वह उस पर झपट्टा मारता है तो बिना डरे यही एक हाथ से उसे हवा में पकड़ और जोर से जमीन पर फेंक देता है, क्योंकि उसने इसके आने से पहले ही इसे फील कर लिया था। लाइफ मैग्नेटिक फील्ड के कारण तेमोरा की वही खास सेंसरी एबिलिटी खरगोश को मारने के बाद वह उसका मैजिक कोर उठाता है और वह अनुमान लगाता है कि इसकी वैल्यू लगभग 1000 वोंग होगी और वो सोचता है कि कुछ ही सेकंडों में इतनी बड़ी रकम यह कई लोगों की लगभग एक सप्ताह की कमाई से ज्यादा है। लेकिन वह जानता है कि यह गति उसे ज्यादा दूर नहीं ले जा पाएगी, क्योंकि लो लेवल कोर उसके लिए कुछ काम के नहीं है और वह सोचता है कि अब उसे कुछ अधिक पावरफुल बीस्ट का शिकार करना होगा। तभी उसके पीछे एक बीस्ट आ जाता है और यहाँ सेकंड लेवल का डीमन कॉर्प्स बग है, ठीक वही खतरा जिसकी तलाश में यही यहाँ आया था। यही अपनी तलवार को कसकर पकड़ लेता और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी याददाश्त से मॉन्स्टर इंसाइक्लोपीडिया की जानकारी याद करता है, जिसमें बताया गया है कि इस बीस्ट का सबसे कमजोर हिस्सा उसका सॉफ्ट एब्डोमेन है। फिर इंसेक्ट घूमता हुआ एक एनर्जी ब्लास्ट से हमला करता है, लेकिन यही अपनी मार्शल एनर्जी इकट्ठा करता है और उस ब्लास्ट के ठीक सामने एक फुल पावर हाइपर बीम छोड़ता है, जिससे कि वहां पर डस्ट फैल जाता है। डस्ट अभी बैठा भी नहीं था कि वहां पर एक और मॉन्स्टर बाहर आता है, लेकिन इस बार वह अपने मुंह से पर्पल रंग का प्रोजेक्टाइल छोड़ता है। यही कि आंखें छोड़ी हो जाती हैं क्योंकि उसके मेडिकल रेंज अटैक के लिए बने हुए हैं और एक प्रोजेक्टाइल सीधा उसके शरीर से टकराता है और वह दूर गिर जाता है। वह चोट की वजह से दांत पिसते हुए उठता है और अपनी ड्रेस खराब होने की वजह से वो गुस्से से पड़ जाता है और उसको एहसास होता है कि उसकी मार्शल स्किल इतने खतरनाक बीस्ट को संभालने के लिए काफी नहीं है। ये ओरिजिनल शरीर की वीक फाउंडेशन को दोष देता है, चाहे वो एकेडमिक हो या मार्शल, दोनों ही में उसे क्रिटिकल टाइम में पीछे खींच लिया है। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। फिर यही मैड फ्लेम डेमोरा ब्लड लाइन को एक्टिव करता है और एम्परर डेमन के रूप में उसका शरीर एनर्जी से भर जाता है और उसकी ताकत 15 से 21 हो जाती है और उसकी रगों में ताकत दौड़ने लगती है। और दूसरी तरफ डेमन बक्स गुस्से से भड़क उठता है और फिर से हमला करता है और मॉन्स्टर ऐसे कूदता है जैसे वह उसे अपने चौड़े जबड़ों में निगल रहा हो, लेकिन यही नीचे झुकता है और बिजली की स्पीड से आगे बढ़ता है और उसके पंजे एनर्जी से चमकते हैं। फिर वह बीस्ट जैसी ताकत से इंसेक्ट को 2 टुकड़ों में काट देता है। बस एक साफ मोशन और दूसरे टीयर का डेमन कॉर्प्स बग खत्म हो जाता है और यही का शरीर अभी भी हीट फील कर रहा था। वह डैमेज देखता है, उसका हथियार इंसेक्ट के चेहरे से पहले ही खराब हो चुका था। यही अपनी तलवार को देखकर और बड़बड़ाता है कि ये वेपन बिल्कुल ही एक स्कैम निकला। थोड़ी ही लड़ाई में उसका रेजिस्टेंस खराब हो गया और यही गुस्से से तलवार को घूर रहा होता है कि अचानक उसका पेट भूख से गुर्राने लगता है। उसी समय उसे हवा में कुछ टेस्टी महक आती है। यही मुड़ता है और उसी मॉन्स्टर के ग्रीन मैजिक कोर को देखता है जिसे उसने अभी मारा था। चौंकने वाली बात यह है कि मैजिक कोर खुद एक स्वादिष्ट गंध छोड़ रहा था, जैसे कि कुछ खाने की चीज हो, लेकिन खतरा साफ दिखाई दे रहा था। फिर भी यही मैजिक कोर को उठाता है और उसे खा जाता है। जैसे वह इसे निगलता है, उसके शरीर के अंदर की एनर्जी विस्फोट की तरफ फैलने लगती है और उसके शरीर के हर एक मांसपेशिया और हिस्से में एनर्जी आग की तरफ फैलती है। फिर सिस्टम तुरंत एक अपडेट दिखाता है। उसके मेड फ्लेम डेमोरा टेम्परेरी
के साथ कैपेबिलिटी थोड़ी बढ़ गई है। रियलिटी में सस्ते मैजिक और कैपेबिलिटी को एफिशिएंटली रूप से बढ़ा सकते हैं जितने महंगे और बैंक ब्रेकिंग पोशन नहीं बढ़ा सकते। यह कोर उसे वही रिजल्ट देता है जो उसे लगभग 4 महंगे सीरम खाने के बाद मिलता है। यही कि होश उड़ जाते हैं और वह सोचने लगता है कि उसने कितना पैसा जीन पोशन पर खराब किया है और इतना खर्चा करने के बाद भी उसे वह नतीजे तुरंत नहीं मिलते जो इस सस्ते कोर ने उसे दिए हैं। फिर यही एक डिसीजन लेता है कि आज नॉन स्टॉप वांटिंग करेगा ताकि उसके नुकसान की भरपाई हो सके, और वो अपनी लाइफ मैग्नेटिक फील्ड को एक्टिव करता है जिससे कि पल्स निकलता है और आसपास की सभी एक्टिविटी को स्कैन करता है, और जैसे ही टारगेट लॉक होता है तो वो उसकी तरफ निकल पड़ता है। और हम अगले दोपहर को देखते हैं कि उसकी कैपेबिलिटी 9% तक पहुंच चुकी है और उसके फिजिकल स्टेट भी बढ़कर 15.8 हो गए हैं, और अब उसे वाइड ग्रेड कोर से कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है, इसलिए वो उसे खाना बंद कर देता है और बचे हुए कोर को बेचने का फैसला करता है। इसके बाद यही काउंटर पर जाता है और अपने सारे मैजिक कोर काउंटर पर रख देता है। रिसेप्शनिस्ट ये देखकर हैरान हो जाती है कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने इतना कुछ लाया है। रिसेप्शनिस्ट बिलीव नहीं कर पा रहे थे, लेकिन प्रोटोकॉल के अनुसार उसे यही को 2 लाख क्रेडिट देने पड़ते हैं, और अब एंट्रेंस एग्जाम के लिए केवल 9 दिन बचे होते हैं। और उधर एंगचोंग में एक डी क्लास का पोर्टल खुलता है और एक छोटी टीम अंदर जाने के लिए तैयारी कर रही होती है, और उनका टारगेट होता है ब्लड जेट फ्लावर जिस पर एक भारी बाउंड्री लगी होती है। लेकिन टीम में एक मेंबर की कमी होती है क्योंकि ओल्ड चेंग इंजर्ड है। लिन सभी को भरोसा दिलाता है कि उसने एजेंसी से बात की और एक रिप्लेसमेंट के तौर पर एक मार्शल असिस्टेंट का इंतजार कर रहा है, और वह मार्शल आर्टिस्ट और कोई नहीं बल्कि डिस्गाइज में यही होता है, और यही अपनी फेक आइडेंटिटी कंफर्म करता है डेड लो लेवल 9 मार्शल डिसाइपल की। असल में यही ने एक इलीगल एजेंसी को 1 लाख का क्रेडिट दिया ताकि वो फॉल्स क्रेडेंशियल बनवा सके और मिशन में शामिल हो सके, और टीम मेंबर उसका नाम सुनकर थोड़ा डर जाते हैं। यही मुस्कुराते हुए कहता है कि यह नाम कॉपीराइट और सेफ वर्जन है। लेकिन उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और टीम ना छोड़ने की धमकी देता है, और यही से कहता है कि उसकी लेवल कम है और उसे किसी एक्स्ट्रा खतरे की जरूरत नहीं। फिर भी उसे वह मिशन ऑब्जर्व करने की परमिशन देता है, और यही चुपचाप सब कुछ मान जाता है। वह इस समय जितना हो सके उतना लो प्रोफाइल रखना चाहता था। अब एंड में सभी टीम मेंबर कार में बैठते हैं और सीक्रेट रेलम की तरफ बढ़ने लगते हैं, और पोर्टल चमकता है और जैसे ही वहीं से पार करते हैं उनकी जर्नी उस रियलम की तरफ शुरू हो जाती है जहाँ पर ब्लड जेट फ्लावर, और वहाँ पर एक पावरफुल टियर 2 मॉन्स्टर भी पहरा दे रहा है, एक एलिट ब्लड लाइन वाला बीस्ट। और अब हम देखते हैं कि रेलम अंदर से रेगिस्तान जैसा है, यह पिछली बार की तरह हरा नहीं है, यह खुले डेजर्ट की एक एंडलेस रेत है। तभी अचानक जमीन फट जाती है और अर्थ डेमन रेड्स का झुंड उसमें से निकलता है और वो कार का पीछा करने लगता है। कैप्टन तुरंत चिल्लाते हैं और कहते हैं कि हुड इनको संभालो तुम। अब हुड बिना कुछ कहे अपने ब्लेड तैयार करता है। जैसे ही रेड उनके करीब आते हैं वो अपने विशाल ब्लेड्स के वेपन से हमला करता है और एक एक करके सभी रेड्स को तुर्क में बदल देता है, और अब कार आगे बढ़ जाती है। तभी हुड शांत आवाज में सबको बताता है कि खतरा टल चुका है, और यही अपने कॉम्पिटिटर्स की ब्रूटल एफिशिएंसी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। और अब बहुत आगे आसमान में चमकते हुए प्लेनेट की छाया में एक हरा भरा ओसेस दिखाई जाता है, और यहाँ पर ही ब्लड जेट फ्लावर है। अब टीम कार छोड़ देती है और आगे चलती है। सूरज तप रहा है। अब यही सोचता है कि वे कार से आगे क्यों नहीं जाते। तब लिन समझाता है यदि कार से हम आगे बढ़ेंगे तो कार के इंजन की आवाज बड़े मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करेगी। कैप्टन कहते हैं कि अब से सभी चुपचाप आगे बढ़ेंगे, और वह रोल बांटते हैं। साउवा स्टेट ग्रेनाइड का उपयोग करेगा, हुड और वो रेप्स लगाएंगे, और ओल्ड लू कवर फायर देंगे। लीन फ्रंट लाइन पे हमला संभालेगा। यही से कहा जाता है कि तुम पीछे रहकर और सब देखो, और वह चुपचाप से अपना सिर हिलाता है और मान जाता है। अब एंड में प्लान शुरू होता है। साउवा स्टेट ग्रेनाइड लॉन्च करता है और फिर अमन के क्लाउड मॉन्स्टर को अपनी ओर खींचने लगते हैं। तभी वहां पर गड़गड़ाहट होती है और टियर 2 अर्थ ड्रैगन धुएं से बाहर आता है और उन पर हमला करता है, लेकिन लिन केवल एक पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश मारता है और ड्रैगन को सीधा फाड़ देता है और बीस्ट का सिर करते हुए नीचे गिर जाता है। टीम लिन की जीत का जश्न मनाती है, लेकिन तभी अर्थ ड्रैगन का पंजा ऊपर से नीचे की ओर तेजी से उनको मारने के लिए आता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझे यही बिजली की तरह आगे बढ़ता है और सीधे ड्रैगन के शरीर पे एक भारी पंच मारता है, और वहां पर एक विस्फोट होता है और जमीन हिलने लगती है और ड्रैगन एक झटके में ढेर हो जाता है। टीम यह देखकर हैरान रह जाती है।
कि एक मार्शल नौसिखिए ने टियर 2 मॉन्स्टर को एक बार में मार गिराया। अब सब उसे चीयर करने लगते हैं, लेकिन ये ऐसे टाल देता है कि जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। फिर लिन ड्रैगन के कोर को उठाता है और जीत कंफर्म करता है। टीम उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती है और रेड सोल एसेंस को ताकत और प्राइस पर डिस्कस करने लगती है। और कैप्टन खुश था कि उसने अर्थ ड्रैगन डेमन को हरा दिया और उसका ब्लड एसेंस प्राप्त कर लिया। पूरी टीम जश्न मना रही होती है। इतने में ही एक ब्लेड कैप्टन के पीठ में घुस जाती है। कैप्टन मुड़ कर देखता है तो वहाँ वुड था। वुड ने पूरी टीम को धोखा दे दिया था। फिर लिन तलवार निकालता और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी एक विशाल आदमी छाया से बाहर आता है। गंजा सिर, स्कल बेल्ट और मोटी फर। टीम तुरंत समझ जाती है कि वहाँ होंग है, एक डेंजन चोर जो मार्शल आर्टिस्ट की मेहनत को लूटता है। लिन अचानक कांपने लगता है क्योंकि हुड के ब्लेड पर जहर लगा हुआ था। वहाँ दांत तो खींचते हुए पूछता है कि होंग को सीक्रेट डंजन की लोकेशन कैसे पता चली। तभी यही का दिमाग चलता है और उसे पता चल जाता है कि होंग ने जिन ब्लेड से होम्स को काटा था उसमें एक चिप लगाई गई थी। और यही की तेज समझ देखकर होंग मुस्कुराता और कहता है कि मरने का शौक छोड़ दो और वापस स्कूल चले जाओ। लेकिन हमारा एमसी बिना डरे जवाब देता है कि वह आने वाले एग्जाम के फर्स्ट प्लेस लेना चाहता है, इसलिए वो पीछे नहीं हट सकता। होंग उस पर गुस्सा होता है और उस पर जहरीले ड्रैगर से अटैक करता है, लेकिन यही उन ड्रैगर को 2 उंगली से पकड़ लेता है और अपनी ब्लू ऑरा से उसे जला देता है। यह देखकर होंग की दिलचस्पी अचानक से बढ़ जाती है, लेकिन हुड पागल हो जाता है और एक बेराज फेंकता है। दर्जनों ड्रैगर रेई की तरफ आगे आते हैं, लेकिन यही आगे की तरफ पावर छोड़ता है और फुल पावर एनलिस्ट करता है। होंग गायब हो जाता है और यही के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और अपनी जानलेवा टेक्निक माउंटेन स्प्लिट के साथ हमला करने आता है। लेकिन यही बिजली की तरह कड़कती पावर छोड़ता है और एक बोल्ट तेज फेंकता है जो सीधे होंग के दिल के पार हो जाता है और एक झटका होंग वहीं दफन हो जाता है। कैप्टन लिन और बाकी सब शौक हो जाते हैं कि एक नौसिखिए ने हुड जैसे मॉन्स्टर को एक ही हमले में मार गिरा। यही अपना ऑरा फार्मिंग करता है और होंग डर से कांप रहा होता है और यही से पूछता है कि तुम कौन सी पावरफुल क्लैन से आते हो, और वह जीन टेक्निक को भी पहचान चुका था। और यही शांति से जवाब देता है कि वह निंद्रा क्लैन से आता है और होंग के डर पर एक तीखा कमेंट जोड़ता है और होंग जोरदार हमला करता है और अपना ह्यूमन रूप छोड़ देता है। फिर होंग अपने ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिव करता है और टेयर प्लेट बेयर का आतंक उसके शरीर से बाहर आता है और उसकी मांसपेशियां फूल जाती है और उसका पूरा शरीर एक बिग मॉन्स्टर में बदल जाता है। और होंग अपनी मार्शल टेक्निक पिक शेयर का यूज करता है और फुल स्पीड में उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन इससे पहले कुछ कर पाता यही निशाना साधता है और अपना पहला हमला करता है। जो पहला हमला सीधा बिस्ट के पैरों पे लगता है। होंग भी उस पर पलटवार करता है। वह घूमते हुए एक स्पिन पंच छोड़ता है। उसका विशाल पंजा जमीन पे एक प्लास्ट की तरह गिरता है और चारों तरफ गंदगी और पत्थर उड़ने लगते हैं। अब यही समझ जाता है कि इस निकम्मे के साथ खेलना समय की बर्बादी है। यही इस लड़ाई को तुरंत खत्म करने का फैसला करता है और वो अपनी सारी ताकत को एक जगह इकट्ठा करता है और मारता है। कोर फ्यूज माउंटेन क्रशिंग फिस्ट। इस टेक्निक से वह लगातार डेडली पंच की बारिश कर देता है। यही होंग को इतनी जोर से रगड़ता है कि एंड में वो कमीना लड़ाई में बच नहीं पाता और उसकी टीम के साथी यह सब देखकर दंग रह जाते हैं कि जिसे वे नौसिखिया समझ रहे थे वह एक पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है। और जमीन पे गिरा हुआ होंग आखिरी सांस में उसे गाली देता है और उसकी टेक्निक को गंदा कहता है और वह कहता है कि इस कमीने को एक दिन सजा जरूर मिलेगी, लेकिन यही कुछ जवाब नहीं देता है। और उसकी जलती हुई ब्लू फिस्ट इस कमीने के मुंह को बंद करने के लिए काफी थी और इस सिटी के सेंट्रल स्टेडियम को दिखाया जाता है, जहाँ एक बहुत बड़ा मार्शल आर्ट टूर्नामेंट शुरू हो चुका था। चेयरिंग फ्लैग, पूरा माहौल लाइटनिंग से झूम रहा था। एक वही समय बताते कि इस साल का एंट्रेंस एग्जाम नॉकआउट फॉर्मेट में होगा। स्टूडेंट को लगातार 3 मैच जीतने होंगे तभी वे फाइनल में पहुंचेंगे और आखिर सबसे ज्यादा स्कोर का टाइटल इंतजार कर रहा है। अनाउंसर स्पीड को उत्साहित करता है और उन्हें याद दिलाता है कि ये बच्चे सिर्फ अपने एम्बिशन के लिए नहीं लड़ रहे बल्कि ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए भी लड़ रहे हैं। चारों तरफ लड़ाई छिड़ गई थी। एरिना ए में स्टूडेंट अपने कॉम्बैट्स की एनर्जी से स्टेज को हिला रहे थे। एरिना 4 में पहले से ही भयंकर वॉर चल रही थी। फिर कैमरा एरिना 6 में जाता है जहाँ केवल एक पार्टिसिपेंट खड़ी थी, उसका नाम होंग है। वो अपने ओपोनेंट का इंतजार कर रही थी। कमेंटर कहता है कि होंग आ गई है, लेकिन उसका ओपोनेंट एनचोंग मिडिल स्कूल का लड़का अभी तक नहीं आया है। अगर वह नहीं आता तो मैच को फॉरफिट घोषित कर दिया जाएगा। होंग फियर्स फायर लिजर्ड के साथ है। होंग की आंखों में आग है और उसे अपना ह्यूमिलेशन याद है। उसने बदला लेने के लिए बहुत ट्रेनिंग की है, लेकिन जिसे वो कुचलना चाहती थी वो अभी तक नहीं आया। इसी बीच स्टूडेंट और भीड़ यही का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये कहते हैं कि वह डर के मारे भाग गया, वह कायर है। रेफरी अपना हाथ उठाता है, फॉरफिट घोषित करने वाला होता है। तभी आसमान बदलने लगता है। बादलों को चीरती हुई एक नीली रोशनी नीचे गिरती है जैसे कोई
कोई मीटियोर टकरा रहा हो और धम यही आसमान से सीधे बैटल एरिना में गिरता है। जमीन कांपती है, धूल और पत्थर चारों तरफ उड़ते हैं। हुआंग पीछे हट जाती है, उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ। यही बिजली की तरह धुएं से बाहर आता है। सीधे हुआंग के चेहरे पर एक किक मारता है। एक ही झटके में वह हवा में उछलती है और मंच पर गिरती है और वह बेहोश हो जाती है। यही ऐसे खड़ा रहता है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह थोड़ी और ओरा फार्मिंग करता है। अनाउंसर चिल्लाता है कि यही विजेता है। पेट पागल हो जाती है, उसकी लेजेंडरी किक की तारीफ करने लगती है। उसे यह सारी पावर ब्लड जेड फ्रूट से मिली है जो कप्तान ने उसे अपने जान बचाने के बदले में दी थी। ब्रैकेट अपडेट किया जाता है और अगला ओपोनेंट लोंग ताओ है, लेकिन वह भी लंबे समय तक नहीं टिक पाता। यही उसे सिर्फ एक ही ब्लू एनर्जी स्ट्राइक में डिफीट कर देता है। अगले राउंड में भी यही दूसरे स्कूल के ओपोनेंट को एक ही किक में फ्लाइंग जेट बना देता है। अब भीड़ उसे वन किक सुपरमैन कहकर चिल्लाती है। 3 जीत के बाद वह ऑडिशन फेस पास कर लेता है और तीसरे राउंड में पहुंच जाता है। अब यूनिवर्सिटी के स्काउट उसे घेर लेते हैं और वे उसकी तारीफ करते हैं और वे अब उसे अपनी यूनिवर्सिटी में रिक्रूट करने की बात करते हैं, लेकिन यही सब शांति से सुनता है और फिर वह अपना फैसला सुनाता है और यही कहता है कि वह हादू यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करेगा। कुछ लोग उसे घमंडी कहते हैं और वे कहते हैं कि हादू में ज्वाइन होना इतना आसान नहीं है, लेकिन यही साफ है। वो कहता है कि मैं अपनी ताकत के साथ फर्स्ट प्लेस लूंगा। थोड़ी देर बाद अधिकारी आते और यही से मार्शल लेवल की रिवॉल्यूशन मांगते। जैसे ही रिजल्ट आता है हर कोई चौंक जाता है। यही का कल्टीवेशन लेवल आधे महीने में तीसरे से 9वें स्थान पर पहुंच गया है। वह बहाना बनाता है कि उसने एक खतरनाक सीक्रेट रिलम में ट्रेनिंग की है और उसके फादर के लास्ट मैसेज ने उसे मोटिवेट किया है। भीड़ हैरान है, खबर फैलती है यही ने जेनेटिक लॉक तोड़ दिया है। ऑफिसर तुरंत रिपोर्ट करने भागते हैं। यही को लगातार अटेंशन मिल रही है, लेकिन उसे यह पसंद नहीं। बाकी के स्टूडेंट के पास उनके परिवार है जो उनको कर रहे हैं, लेकिन वो अकेला खड़ा है। उसे एहसास होता है कि उसका कोई नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह से अकेला नहीं है। उसका टीचर दूर से ब्रॉडकास्ट मैच देख रहा है और धीरे धीरे उसका हौसला बढ़ा रहा है, उसके लिए चीयर कर रहा है। यही अपने अगले प्रमोशन मैच के लिए एरिना में एंटर करता है। उसका ओपोनेंट लुओ है, एक एलिट लिनेज पावरफुल फाइटर। लुओ आता है, उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन यही शांत रहता है। जैसे ही मैच शुरू होता है लुओ अपनी ब्लड लाइन को अवेकन करता है और मार्शल आर्ट टेक्निक ड्रेसिंग लाइटनिंग क्लो छोड़ता है। लुओ दौड़कर आता है और यही का चेहरा पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यही हिलता तक नहीं, बस एक हाथ उठाता है और उसका अटैक रोक देता है। यही उसकी कमजोर ताकत पर ताना मारता है और उसका हाथ इस तरह मोड़ता है जैसे कोई मोजा मोड़ रहा। लुआ दर्द से चीखने लगता है। फिर यही उसे उठाता है और सीधा जमीन पर पटक देता है। इतना जोर से पटकता है कि पूरा स्टेज हिल जाता है। अनाउंसर चिल्लाता है यही विजेता है। पोस्ट भी दंग। लुओ टूर्नामेंट का टॉप प्लेयर था और वह एक बार भी हिल नहीं पाया। ऑनलाइन फैंस पागल हैं, वह उसे शांत और अनबीटेबल मास्टर कहते हैं। स्टेज में भीड़ उसे वन किक मैन कहकर चिल्लाती है। फिर लुओ को स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है और उसी समय एक नया ओपोनेंट यही को दूर से गुजर रहा था और वह कहता है कि फाइनल में मैं तुम्हारा सामना करूंगा। हादू यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटर तुरंत नोटिस लेते हैं और यही की पूरी हिस्ट्री की जांच करने का ऑर्डर देते हैं। मैच अभी भी चल रहे हैं। दूसरे उम्मीदवार भी अगले राउंड में एंटर करते हैं। शाओलिंग अनंग की दूसरी यूनिवर्सिटी की क्वीन एरिना में आती है। उसके सामने लियू चिंगजू, जिसे लोग अनअटेम्बल फ्लावर कहते हैं। ये राइवलरी फेमस है और बीट सांस रोक के खड़ी है। रेफरी सीटी बजाता है, मैच शुरू होता है। सुओंगलिंग बिना टाइम गवाए आगे की तरफ चार्ज करती है और दूरी कम करके वह अपने ओपोनेंट पर टोंट मारती है। लियू किंग कोई जवाब नहीं देती, उसकी बजाय वह अपने पावरफुल सीक्रेट मार्शल आर्ट को एक्टिव करती है। उसकी हथेली से भारी एनर्जी वेव निकलती है जो सीधा सुओंगलिंग पर दाग दी जाती है। इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि सुओंगलिंग के पैर जमीन से उठ जाते हैं और वह हवा में उड़ जाती है और पीछे फेंक दी जाती है, लेकिन वह जल्दी से खुद को संभाल लेती है और वह अपने स्किल का उपयोग करती है। हाउलिंग गेट स्टेप। लियू किंग थोड़ा झुककर अपना स्टेज बदल देती है और वह घूमती हवा में एनर्जी का फील्ड बना लेती है। सुओंगलिंग का हाथ हवा में ही थाम लेती है, मानो वह हवा की जंजीरों से बंधी है और सुओंगलिंग को खत्म करने के लिए वह अपनी पावरफुल प्राइम मॉड्यूल केओस फिंगर टेक्निक से हमला करती है। अनाउंसर ये देखकर हैरान रह जाता है और ऊंची आवाज में कहता है कि लियू किंग ने हाई लेवल मार्शल स्किल पर मास्टरी हासिल कर ली है और कुछ ऐसा जो बहुत कम स्टूडेंट कर पाते। सुओंग भी तुरंत जवाब देती है और वह अपने अवेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव करती है और उसकी ब्लड लाइन से टाइगर शेडो क्लॉकिंग बाहर निकलता। उसकी दाढ़ के साथ एक टाइगर जैसी पावर उसके चारों तरफ फैल जाती है। इस पावर की मदद से वह अपनी और लियू किंग के बीच डिस्टेंस बना लेती है। अब जब उसने अपना असली फॉर्म दिखा दिया, वो ऊंची आवाज में लियू किंग को अपनी ब्लड लाइन नेदर फिनिक्स को दिखाने को कहती है, लेकिन लियू किंग
ल्यूकिंग जरा भी नहीं घबराती। ल्यूकिंग बड़े ही कोल्ड अंदाज में कहती है कि अपनी नेदर फिनिक्स पावर का इस्तेमाल किए बिना वह शाओलिंग को हरा सकती है। यह सुनकर शाओलिंग को इंसल्ट महसूस होती है और उसका गुस्सा उफान तक पहुंच जाता है और वह अपनी पूरी ताकत से अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, लेकिन ल्यूकिंग पीछे नहीं हटती। ल्यूकिंग अपने ल्यू परिवार की सीक्रेट टेक्निक को एक्टिव करती है। अब असली टकरार शुरू होगी। शाओलिंग फियर्स टाइगर क्रिपलिंग किक से हमला करती है और शाओलिंग एक ही तेज हमले में अपनी सारी ताकत लगा देती है, लेकिन ल्यूकिंग उसका सामना करती है प्राइम मॉड्यूल केओस फिंगर टेक्निक की चमकती एनर्जी के साथ। और अब दोनों टेक्निक टकराती हैं, हवा में दरारें पड़ जाती, एनर्जी की लहरें चारों तरफ फैलने लगती हैं। स्टैंड में बैठा कोई भी इंसान यह समझ नहीं पाता कि किसके हाथ में विक्ट्री है। जब माहौल थोड़ा शांत होता है, शाओलिंग धूल के बीच में अकेली खड़ी होती है, जैसे कि वह जीत गई हो। लेकिन कुछ गड़बड़ लगती है। अचानक प्रेशर की एक भारी लहर उस पर आ गिरती है। वह रिएक्शन भी नहीं कर पाती। उसके पैर जवाब दे देते हैं और वह थक कर वहीं गिर जाती है। दूसरी तरफ ल्यूकिंग वहीं पर खड़ी थी। रेफरी अंदर आता है, रिजल्ट घोषित करता है और कहता है कि ल्यूकिंग विनर है। ऑनलाइन व्यूअर्स भी ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। ये खबर फैलती है कि ल्यूकिंग ने रियल 4 टियर नीदर फिनिक्स ब्लड लाइन एक्टिव की है। अब लड़ाइयाँ कम होती जा रही हैं और टूर्नामेंट टॉप 8 एडवांसमेंट ड्रॉप सेरेमनी की तैयारी होती है। यही आगे बढ़कर अपना स्टॉल निकालता है। उसके हाथ में ग्रुप ए टैग आता है और अब कुछ टाइम बाद यही का ओपोनेंट रिवील होता है। सेंट जीनियो प्रो हाई स्कूल से ड्रॉ ए ग्रुप में ही है, क्योंकि उनका मुकाबला सेकंड फाइट में होगा। सेन सजेस्ट करता है पहले होने वाले मैच साथ में देख लेते। एरिना में लुओ जमीन पर गिरा हुआ है, अपने दुश्मन के सामने पूरी तरह से दबा हुआ। उसका एनिमी एनर्जी को बहुत ही साफ और प्रेसाइज रूप से कंट्रोल कर रहा है, एकदम हाई टियर कॉम्बैट जैसी। यही गौर से देखता है और समझ जाता है कि यह रहस्यमय विजेता उसके ही स्कूल का टीममेट है, जो जिन फोग। अब प्रिंसिपल गुस्से में जल रहा है क्योंकि उसका रिप्रेजेंटेटिव टॉप 8 के पहले टियर में ही हार गया। अब यही सेन की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि वह लुओ से कितना बेहतर है। सेन पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि वह मार्शल आर्ट क्लब का प्रेसिडेंट है और उसकी 2 टीममेट्स मिलकर भी उसे नहीं हरा सकती। और वो ये भी मानता है कि इस साल इंट्रेंस एग्जाम में एकमात्र खतरा यही है और वो यही को नॉर्मल वोल्केनो जैसा कहता है, ऊपर से शांत लेकिन अंदर से एक बीस्ट छुपा हुआ। और सेन कहता है कि बात करने का वक्त खत्म हो चुका है और सेन इशारा करता है कि अब उनकी बारी है। होस्ट ने जोरदार अनाउंसमेंट की, टॉप 8 का दूसरा मैच शुरू होने वाला है। शेन कुआन जो कि क्वीन फेंग प्राइवेट स्कूल से है और ये ही एनशिंग फर्स्ट सीनियर हाई स्कूल से। फिर होस्ट ने पूरे जोश में अनाउंसमेंट की कि जो भी आज का चैंपियन बनेगा उसे एक बहुत ही खास इनाम मिलेगा। और ये इनाम सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि एक ऐसा पास है जो आपको सीधा शिया देश के टॉप मार्शल स्कूलों में पहुंचा सकता है। इतना कहते ही दूसरी फाइट शुरू हो गई। यही वर्सेस शेन गुआन। मैच शुरू होते ही दोनों के बीच में जोरदार भिड़ंत हो गई। मुक्कों की बौछारें हो रही थी और थोड़ी देर में शेन गुआन को एहसास हुआ कि उसके सामने वाला लड़का कोई आम नहीं और रेडिएशन की वजह से शेन गुआन की नाक से खून बहने लगा। यह लड़का वाकई बहुत ताकतवर है। फिर तुरंत वो अपनी मार्शल एनर्जी का इस्तेमाल करके एक एनर्जी शील्ड बना लेता ताकि वह रेडिएशन जैसे हमले से खुद को बचा सके। शेन गुआन को अब यकीन हो गया कि यह लड़का एक मॉन्स्टर है, इसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। अब जब येई ने अपनी ताकत दिखा दी थी तो शेन गुआन ने भी अपनी ब्लड लाइन की ताकत दिखाने का फैसला किया। उसने अपनी मार्शल आर्ट की पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और एक इल्यूजनल स्नेक को बुलाया जो सीधा येई की तरफ बढ़ा और येई ने सिर्फ एक रोशनी की तेज चमक देखी और अगले ही पल येई पहली बार दूर से आने वाले हमले का शिकार हुआ। होस्ट भी ये देखकर हैरान रह गया। येई जिसे लोग वन किक मैन कहते थे, पहली बार वह किसी के मुक्के से घायल हुआ था। येई के मुंह से खून निकल आया और वह पीछे की ओर गिर पड़ा, लेकिन शेन गुआन का हमला यहाँ ही नहीं रुका और शेन गुआन ने एक और मार्शल आर्ट स्किल का इस्तेमाल किया, गोरिल्ला समनिंग टेक्निक, और उसका मुक्का येई पर सीधा फिट बैठा। अब येई को एहसास हुआ कि अगर वह इसमें पकड़ा गया तो उसका खेल खत्म है, क्योंकि वह अपनी मार्शल एनर्जी इसमें लगाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उसने तुरंत एक मजबूत ब्लॉक लगा दिया, जिससे कि उसने कुछ मुक्कों को तो रोक पाया पर पूरी तरीके से नहीं। शेन गुआन की इस चाल को समझते हुए उसने देखा कि उसने अपनी सारी मार्शल एनर्जी झोंक दी है, यानी कि हर मुक्का अब दोगुनी ताकत से उसकी ओर आएगा। अब तक येई ने सिर्फ ऐसे लोगों से लड़ाई की थी जिन्हें असली लड़ाई का अनुभव नहीं था, जबकि शेन उनसे बिल्कुल अलग था। इसलिए येई ने सोचा कि अगर अब उसने दूरी नहीं बनाई तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी, लेकिन शेन ने दूसरी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया और उसके पीछे से आकर उसे पकड़ लिया और येई की गर्दन को दबा दी। फिर शेन कहता है कि जो तुम सोच रहे हो सब सही था, मैं अपनी मार्शल एनर्जी तुम्हारे अंदर डालूंगा और मैं तुम्हें तुम्हारे मार्शल स्किल का इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। और फिर शेन ने येई को जमीन से ऊपर उछाला और टाइगर मार्शल आर्ट टेक्निक को एक्टिव किया। फिर उसने दूसरी टेक्निक मुगल मार्शल आर्ट टेक्निक यूज़ की और
हवा में छलांग लगाकर यही की तरफ बिजली से आगे बढ़ा और फिर उसे मुक्का मारते हुए बोला कि तू कभी मुझसे नहीं जीत सकता। हालांकि यही ने अपने हाथों को आगे कर उस मुक्के को ब्लॉक किया था, फिर भी जोरदार झटके से जमीन पर आ गिरा, जिससे पूरा एरिना धूल से ढक गया। जिस पर सेन जोरों से हंसकर जीत की खुशी मनाने लगा, क्योंकि उसके हिसाब से यही क्या किस्सा यहीं पर खत्म हो गया। और डॉक्टर भी एरिना में दौड़ते हुए आए। उन्हें लगा कि अब तो यही हार ही चुका है और इस फाइट का विनर तो सेन ही होगा। लेकिन तभी धुएं के बीच में से हमारा यही एंट्री लेता है और उसका अंदाज बहुत ही तगड़ा और अलग था। जैसे ही वह सामने आया, सेन ने एक खतरनाक ऑरा महसूस किया जो कि किसी भी आम इंसान के लिए डरावना था। यही भी खुद हैरान था, क्योंकि सेन की ताकत ने पहली बार यही को अपनी ब्लड लाइन पावर को एक्टिव करने के लिए मजबूर किया था। तो उसने खुद माना कि तुम पहले इंसान हो जिसने मेरा ये फॉर्म देखा है। यह देखकर होस्ट भी चौंक गया और बोला कि सेन ने एक मैजिकल बिस्ट की निकनेशन कर ली है। किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के लिए अल्टीमेट टैलेंट माना जाता है और जिसने यह कर दिखाया उसे तो होंगडू यूनिवर्सिटी में बिना एग्जाम के एंट्री मिल सकती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अंसंग जैसे छोटे से इलाके से लू जिंगजी के साथ एक और जीनियस सामने आया है। जबकि इसी बीच चैन के चेहरे से डर के मारे पसीने निकल रहे थे और वह सोच रहा था कि इतना भयानक एनर्जी यह इंसान है या मॉन्स्टर। तो दूसरी तरफ मॉनिटर रूम में जिसने भी स्टूडेंट की पावर को जांचने के लिए स्पेशल हेडसेट लगाए थे, उसमें जैसे ही यही के आंकड़े सामने आते हैं सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यही का न्यूक्लियर रेडिएशन लेवल 999 इन्फिनिटी है। तो एग्जामिनर यह रेडिएशन लीक ना हो इसीलिए वह एक स्पेशल प्रोटेक्शन बैरियर एक्टिव करता है। जबकि इन सबसे हैरान अनजान व्यूअर्स खुश थे, क्योंकि हमारे हीरो ने अभी अभी एक नई और पावरफुल ब्लड लाइन एक्टिव की है। लेकिन सेन की नाक से फिर से खून बहने लगा, जिससे उसे समझ आता है कि उसकी मार्शल आर्ट यही के बराबर नहीं है। लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता और वह अपनी मार्शल आर्ट को एक्टिव करता है, इस बार और भी ज्यादा पावर के साथ। उसका आखिरी टारगेट यही को हराकर मार्शल आर्ट स्कूल में एडमिशन लेना था, इसलिए वो पूरे जोश में आगे बढ़ता है और यही भी एक एटॉमिक फिस्ट तैयार करता है जो कि सेन की मार्शल आर्ट को रोक सकती थी। जैसे ही वह करीब आता है वह उसे सीधा उस सेन पर फेंक देता है। कुछ मिनट बाद जब दृश्य साफ होता है तो देखा जाता है कि सेन का हाथ लगभग समाप्त हो गया है। अब वह लड़ाई जारी नहीं रख सकता, लेकिन दूसरी ओर यही ठीक उसके सामने खड़ा था और उसकी प्रेजेंस किसी किंग से कम नहीं थी। यही कहता है कि सेन तुम अब तक के सबसे अच्छे फाइटर थे, लेकिन दुर्भाग्य से तुम इस लड़ाई का रिजल्ट नहीं बदल पाए। यह देखकर होस्ट ने कमेंट की कि आज की दूसरी टॉप 8 लड़ाई में से एक और धमाका हुआ। इस लड़ाई में एक थर्ड ऑर्डर की किंग लेवल ब्लड लाइन सामने आई और उसके सामने एक अनजान मैजिकल बिस्ट टाइप ब्लड लाइन जो बहुत ही रेयर लगता है। सेन खुद सोचने लगा कि यही का ब्लड लाइन अवेकन होने के बाद उसकी ताकत लगभग इनडिस्ट्रक्टेबल हो चुकी है। मैं अब अपनी मार्शल एनर्जी को दबाने में भी कैपेबल नहीं हूँ, लेकिन अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है, अब बस आगे बढ़ना है। लेकिन फिर हमारा हीरो वही बात कहता है, भटकना मत, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अब वहाँ आगे बढ़ता है और सेन पर लगातार तेज और ताकतवर हमले करता है, लेकिन सेन हर एक हमले को ब्लॉक करता है और यही को पीछे धकेलने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। अब उसने उसे पकड़ लिया, लेकिन वो उसे गिरा नहीं पाया था, इसलिए वो उसके पीछे जाता है और एक पुरानी टेक्निक का यूज करता है, हिस्टोरिकल एलिफेंट फिस्ट। वह जमीन पर इतना मजबूत पांव रखता है कि पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद सेन थोड़ा पीछे हट जाता है, लेकिन उसने जो नुकसान सोचा था उसका यही पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ और यही बस वहाँ खड़ा था शांत और स्थिर, जैसे उसने कुछ महसूस ही नहीं किया हो। अब यही की बारी थी। वह अपने पैर जमीन से निकलता है और पूरी स्पीड से सेन की तरफ बढ़ता है, हाथ में फुल पावर लेकर। लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाता, सेन अचानक अपने घुटनों पर गिर जाता है, जिससे कि यही चौंक जाता है। सेन कहता है कि मैं तुम्हारी ताकत देखकर सच में हैरान हूँ, मैं अब और नहीं लड़ सकता। वह लड़ाई रोकने की घोषणा करता है। यही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इतने समय बाद मुझे सही ओपोनेंट मिला था। जब मैं अब अपनी असली ताकत दिखाना चाहता हूँ तो तुम हार मान रहे हो। और वह पूरी तरह से डिस्करेज हो जाता है और यहाँ तक कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी समाप्त हो जाता है। लेकिन नियमों के अनुसार अगर एक फाइटर सरेंडर कर देता है तो दूसरा फाइटर उस पर हमला नहीं कर सकता। इसका मतलब यही ने एक और जीत अपने नाम दर्ज कर ली और एक बार फिर से उसकी जीत दर्ज हो गई और पूरा एरिना लोगों की आवाज़ों से गूंज उठा। लोग की आवाज़ जो सिर्फ एक ही नाम पुकार रही थी, यही जीता है।
और सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई थी। एक मीम्स में मैच से पहले शेन को एक कॉन्फिडेंस वॉरियर के तौर पर दिखाया गया। फिर मैच के बाद वह घुटनों पर गिरा हुआ, थका हुआ और हार मानते हुए उसे सॉरी कहते हुए दिखाया गया। इसी बीच यही के लिए फैन क्लब बन गए जिसमें हर चाल, हर जीत और हर लड़ाई को फॉलो किया जा रहा था। कुछ लोग ने अपने क्लब को इतना बड़ा बना रहे थे कि यही को लेजेंड बनाने, लेकिन शेन के कोच को गुस्सा आ गया था। उन्होंने शेन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुमने हार मान ली, मैंने तुम पर बहुत पैसा खर्चा किया है और अब तुम कॉलेज भी नहीं बचा पाओगे। लेकिन शेन शांत था और वह बोलता है कि मैं वह मुक्का सहन नहीं कर सकता था, हार मानना ही बेहतर था, नहीं तो मेरा शरीर जवाब दे देता। वह एक मॉन्स्टर है और फ्यूचर वॉरियर है, लेकिन तुम्हारी अकादमी ने जो मुझ पर एहसान किए हैं उसका बदला मैं धीरे धीरे चुका दूंगा, लेकिन तुम मुझे धमका नहीं सकते। मैं एक वॉरियर हूँ जो तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। ये आखिरी के सब सुनते ही डर के मारे कोच के पसीने छूट जाते हैं और वो कहता है ठीक है। थोड़ी देर बाद और भी मैच होते हैं और टॉप 4 विनर्स के नाम तय हो गए, जिसमें सबसे ऊपर का नाम यही का था और उसके स्कूल के प्रिंसिपल इससे बहुत खुश हुए, तो उन्होंने यही के टीचर को प्रमोट कर दिया, जिससे वो बहुत खुश हुए। ड्रॉ फिर से शुरू हुआ और यही ने अपने हाथ से एक बॉल निकाली। फिर से ए, दूसरे कंटेस्टेंट ने भी ए को बाहर निकाला। अब मैच का फैसला हो गया, यही वर्सेस ल्यू चिंगजू। फैंस क्लब फिर से एक्साइटेड हो गए। सब कह रहे थे कि इस बार कॉलेज की सीट पक्की है, लेकिन कुछ लोगों ने चेतावनी दी और कह रहे थे कि ल्यू किंग कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो मार्शल आर्ट की गोडेस है। जबकि शेन गुआन को हराने के लिए ये इनको अपनी जबरदस्ती ब्लड लाइन को एक्टिव करना पड़ा था। शायद इस बार वो बहुत तकलीफ में है और उधर यही ने अपनी गॉडजिला मोड को एक्टिवेट कर दिया। लोग कहने लगे कि ल्यू चिंगजू लेवल 4 ब्लड लाइन जीनियस है और ऐसे लोगों से जीतना आसान नहीं होता। अब जबकि सबकी नजर बस एक ही चीज पर थी, क्या यह फाइट यही जीत पाएगा या उसे पहली बार हार का सामना करना पड़ेगा। अब वापस सेमीफाइनल पर चलते हैं। उस कड़े फाइट पर पूरा स्टेडियम भरा हुआ, हमारे दोनों फाइटर बीच में खड़े थे। यही एंड ल्यू चिंगजू आमने सामने। रेफरी दोनों के बीच में खड़ा था, वह डिसाइड करेगा कि पहले कौन हमला करेगा। थोड़ी बातचीत के बाद रेफरी ने अपना हाथ नीचे रख लिया। लड़ाई शुरू। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, यही बिना समय बर्बाद किए अपनी व्यापक टेक्निक यूज करता है, जिससे कि चारों ओर धुआं और धुंध फैल जाती है। इससे पूरे स्टेडियम में रहस्यमय माहौल बन जाता है। दूसरी ओर ल्यू चिंगजू धुआं को हटाने की कोशिश कर रही थी ताकि उसको सामने का व्यू दिख पाए, लेकिन फिर ल्यू चिंगजू को एक भयानक और विशाल ऑरा महसूस हुआ जो यही से आ रहा था। यह चीज उसे भी डरा देती है, जैसे पहले शेन गुआन को डरा दिया था। यही की इस ताकत को देखकर ल्यू चिंगजू भी हैरान हो जाती है और ल्यू चिंगजू पूछती है कि क्या तुम सच में मुझे रोक पाओगे। उसकी आंखों में एक उम्मीद है कि उसे लगता है कि यही उसके मूव्स को संभाल पाएगा, क्योंकि अब वो भी सीरियस हो गई थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, कमेंट कर जरूर बताओ और डोंट फॉरगेट अबाउट लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।